नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि लगातार सियासी दलों का अब यहां पर इंतजार होता हुआ नजर आ रहा है। सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में सियासत गरमा गई है और बैठक में भाग लेने गए नेताओं की वापसी का इंतजार हो रहा है और कुछ बड़े ऐलान किए जाने की आशंका जताई जा रही है। और जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। यानी मुकम्मल तरीके से आप देखिए कि कल जिस तरह से 3 घंटे से भी ज्यादा ये सर्वदलीय बैठक चलती है और यहां किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत की गई वो सबके सामने थी। आपने देखा कि स्टेटहुड को लेकर बात की गई, जमीन के हक को लेकर बात की गई, डोमिसाइल को सामने रखा गया और साथ ही साथ डिलिमिटेशन को भी लेकर बातचीत की गई और विधानसभा चुनावों को लेकर बातचीत की गई, कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर बातचीत की गई। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि सर्वदलीय बैठक के अंदर जम्मू कश्मीर में अब सियासत किस तरह से गर्माती हुई नजर आ रही है और बैठक में भाग लेने गए हुए नेताओं की वापसी को लेकर अब लोगों का इंतजार शुरू हो चुका है। कुछ बड़े ऐलान किए जाने की आशंका जताई जा रही है और जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। यानी जिस तरह से बड़े बड़े दावे जो लगाए जा रहे थे, बताए जा रहे थे, उन पर किस तरह से अमल किया गया है ये देखने वाली बात है। लेकिन आप समझिए कि अब जम्मू कश्मीर में जब ये नेता वापस पहुंचते हैं तो किस तरह से आम जनता को संबोधित करेंगे, किस तरह से बातचीत होगी, ये देखने वाली बात है। और यहां 8 सियासी दलों के 14 नेता वहां पर मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने तरह से बातचीत करने की कोशिश की और जाहिर तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जा, जमीन की गारंटी और साथ ही साथ डोमिसाइल को लेकर बातचीत करने की कोशिश की। और अहम सवाल यहां पर यह था कि मुकम्मल तरीके से आप देखिए कि स्टेटहुड के साथ साथ विधानसभा चुनावों को लेकर भी बातचीत करने की कोशिश की गई। डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसको अब देखना यह है कि आखिर जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज इस पूरी टीम का गठन करके यहां पर काम कर रही हैं वो किस तरह से काम करेंगी ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जैसे ही डिलिमिटेशन हदबंदी यहां पर होती है उसके बाद विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं। और मुकम्मल तरीके से पी चिदम्बरम की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के जितने भी सियासतदान यहां पर पहुंचे हुए थे वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से विधानसभा चुनावों पर जोर दिया जा रहा है। उसके साथ ही साथ कल गुलाम नबी आजाद को भी सुना गया। उन्होंने 5 बड़ी बातें सामने रखी कि पूर्ण राज्य का दर्जा, जमीन की गारंटी, डोमिसाइल और साथ ही साथ जिस तरह से परिसीमन को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की गई। अहम सवाल यहां पर यह था कि अब जब इनकी वापसी होती है तो आम जनता को ये किस तरह से संबोधित करेंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि आम जनता अब इंतजार कर रही है। कल वो इंतजार कर रही थी कि आखिर मीटिंग के बाद क्या कुछ होगा। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जनता ये इंतजार कर रही है कि जब जितने भी ये सियासी दल वहां पर पहुंचे हुए हैं, सियासी नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, जब वो जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं तो किस तरह से आम जनता को संबोधित करेंगे। सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। तजम्मुल, जिस तरह से कल सबने देखा कि बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ, लेकिन अब क्या लगता है कि जब वापसी होगी तो किस तरह से बातचीत होगी? जम्मू कश्मीर में जब इस बैठक की हम बात करते हैं तो बैठक के बाद जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर के लोग पूरी तरह से नजरें जमाए हुए हैं कि लीडरान की वापसी के बाद वो किस तरह का रद्द-अमल देते हैं। लेकिन इन 2 तरह के इस वक्त बयान लोगों में है कि एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर की मेनस्ट्रीम पार्टियों ने बड़ा स्टैमिना दिखाया था और 2 साल तक वहां की सरकार और बाकी लीडरशिप के खिलाफ लड़ते रहे और उनके उसूलों के मुताबिक जो फैसले लिए गए तो उससे इनराम करने लगे। लेकिन अचानक से जम्मू कश्मीर में हालात क्या गंभीर हो गए और गुफ्तार अलायंस के बाद जो मीटिंगें लगातार जारी रही, जिसमें लगातार फारूक अब्दुल्ला ने कहा जो गुफ्तार अलायंस की बात करेंगे, वहां जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और डीजीपी को इंडिविजुअल इन्विटेशन मिला है। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कुर्सी लगाए और उसके बाद फैसला हुआ कि महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग में जाएंगे और 4 गुजराए और 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में जब इस तरह के इजलास में बातचीत करी, क्या कुछ हुआ लीडर ने बाहर आकर कहा। अंदर क्या कुछ बात हुई वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो लीडर ने बाहर आकर कहा, गुलाम नबी आजाद ने 5 पॉइंट रखे। उमर अब्दुल्ला ने कहा मैंने कोई बात ही नहीं कही क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने बात की। ये पूछा गया कि आपको तो अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन्विटेशन था, आपने की आप ही 2 बातें करते तो जम्मू कश्मीर के हवाले से 1 और 1 11 के मुताबिक कहीं न कहीं आगे बढ़ने के रास्ते और बेहतर किए जा सकते थे। लेकिन जिस वक्त कांग्रेस, बीजेपी, बाकी पार्टियों ने अपनी बात रखी, अपनी पार्टी ने अपनी बात रखी, अफ्ताब साहब ने, प्रचार साहब ने अपनी तरफ से बात रखी, लेकिन आखिर से आज
लगा ना। स्टेट रूल की बात सीरियसली सुनी गई। आधा से यहाँ तक कहा कि जब 35 पर एतराज किया गया कि आप किस तरह से 35 को क्या लौटाने का कोई रास्ता है, तो उन्होंने कहा कि उससे ज्यादा गौर प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ने हालांकि सुना, लेकिन हमने कोई इसका रेस्पॉन्ड नहीं किया, जिसका गालिबन ये मतलब है कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को तवक्कुआत उतनी ज्यादा भी थी जो शायद पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जम्मू कश्मीर का आवाम सबके साथ इंतजार कर रहे हैं कि वापसी में जम्मू कश्मीर में पीपुल्स अलायंस फॉर गुजरात डिक्लेरेशन क्या आगे कैसे चलेगा। बीजेपी ने जो कुछ कहा, लेकिन तजम्मुल यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि एकजुट होकर वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जाते ही जैसे ही दिल्ली पहुंचे हैं तेवर बदल गए। महबूबा मुफ्ती के तेवर बदल गए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के तेवर बदल गए कि अलग से वो इंडिविजुअल तरीके से क्या कह रही हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। वो पीएम से बात करने आए हैं, सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद ही सारी बातचीत मीडिया को बताई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अभी तक ये बताया नहीं गया कि अंदर किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, यानी मुकम्मल तरीके से स्टेटहुड को लेकर बातचीत कह दी गई। ये सारी बातें गुलाम नबी आजाद की तरफ से बताई गई कि 5 मुद्दों पर बातचीत हुई है। लेकिन पहले 2019 की अगर बात करें, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला पीएम के साथ मुलाकात करके पहुंचते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन दोनों ने कहा कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला, और चंद घंटों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद एक बड़ा सा फैसला सामने आ जाता है। क्या लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? अच्छा, एक बड़ी बात, एक बड़ी डेवलपमेंट इस पूरे कार्यक्रम में रही कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का जो एक रिश्ता जम्मू कश्मीर के साथ एक चेयरमैन की हैसियत से होना चाहिए था, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से होना चाहिए था, ये रिश्ता दोबारा बहाल हुआ। क्योंकि जम्मू कश्मीर का मेन स्ट्रीम लीडर, आवाम की छोड़िए, आवाम तो अपना फैसला इंतखाबात में सुनाती रही और आगे भी उनका फैसला जजमेंट रिजर्व है, लेकिन लीडरान का जो दिल्ली की दूरियां पड़ी थी उसको खत्म किया गया। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कहा हम दिल्ली जाते रहेंगे और एक दिन की मुलाकात में ये सारे मामला खत्म नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर तक हमने बात पहुंचाई, अगर 70 साल लगे आपको इस कजिए को खत्म करने में तो 70 साल और सही, 70 महीने और सही, वो लड़ेंगे और कानूनी तरह से लड़ेंगे। यानी एक तरफ प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को आगाह भी किया कि लोग खुश नहीं है आपके फैसलों से, फैसले यकतरफा थे और जमहूरियत में यकतरफा फैसले नहीं करते थे। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट जब आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं, जब जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड और बाकी मामला की बात है तो स्टेक होल्डर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जेडीपी और बकिया पार्टियों को ही माना गया। एक वक्त था जब प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से बयान आते थे, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर उसकी कहीं न कहीं उस बयानबाजी को आगे आलाते थे। तरुण चुग ने कहा, शहनवाज हुसैन ने कहा, बड़े अहम शख्सियात ने कहा कि ये कोई लीडर नहीं है, ये लुटेरे बैठे हैं गुप्कार में। हमने यहाँ तक कहा कि गुप्कार गैंग है, हमने जम्मू कश्मीर के वसाइल को लूटा है। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर की खंदा पेशानी और बड़ापन देखे, ये बयान अब माजी का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में लीडरशिप उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मिली जैसे जेल काट कर आए थे। ये कोई सिविल सेक्रेटरी से जाकर नई दिल्ली नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 6 महीने डिटेंशन पीरियड गुजारा था। इसका मतलब था मरकज और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के बीच में कहीं ना कहीं परेशानियां तो थी, लेकिन अब इस परेशानी को एक नया रुख मिला। क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिकी दौरे पर जाएंगे, जो बाइडेन से मुलाकात कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी में बात कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में जब भी बात उठेगी कहेंगे हमने मजमा पूरा सजाया, बातचीत की, डिलिमिटेशन पूरा होगा, बीजेपी को अपनी बात रखनी होगी, एनपी को अपनी बात रखनी होगी, कोई मुंह इससे नहीं फैलेगा। उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद फौरी तौर पर यूटी में इलेक्शन होंगे। यूटी में इलेक्शन का मतलब उमर अब्दुल्ला नहीं लड़ेगा, फारूक अब्दुल्ला नहीं लड़ेगा, सजादो नहीं लड़ेगा, अल्ताफ बुखारी लड़ सकता है, महबूबा मुफ्ती नहीं लड़ेगी। लेकिन जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन लीडरशिप है वो जम्मू कश्मीर में अगले यूटी असेंबली मेंबर हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद स्टेटहुड पर जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्टर ने कहा है वो वादा बात है, उन्हें कोई डेडलाइन नहीं दिया कि कब स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। ये कह दिया कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को थोड़ा सा एहसास मिला। लेकिन तजम्मुल, यहाँ पर सवाल ये भी था कि जिस तरह से अब वहां पर दिल्ली में पहुंचे हैं, अब वापस जब केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पहुंचते हैं तो आम जनता को किन किन मुद्दों को लेकर बात बताई जाएगी कि आपके हकों को किस तरह से वहां पर रखा गया और कितनी उसकी बात को यहाँ पर सुना गया, ये बड़ा सवाल था। क्योंकि पैंथर्स पार्टी के जो प्रोफेसर भीम सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे वो कह रहे हैं कि जम्मू की कोई बात सुनी ही नहीं गई, कश्मीर को लेकर बातचीत की गई। देखिए, जम्मू के जो मुद्दे हैं वो थोड़े से राजनीतिक में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त लोकसभा मेंबर हैं या डॉक्टर जतेंद्र सिंह तो खुद जम्मू है, वो तो जम्मू की नुमाइंदगी कर रहे हैं पार्लियामेंट में। वो इस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट वहां पे है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, क्योंकि कश्मीर का कोई मिनिस्टर नहीं है। देखिए, जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में आप पार्लियामेंट मेंबर की तादाद बताएं, इस वक्त 3 MP जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इन तीनों
एमपी को भी 35 के 370 की मनसूखी के बाद बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा। जब जम्मू की आप बात करते हैं, आपके बिगल किशोर जी हैं, आपके जतिंदर सिंह हैं, वो जम्मू कश्मीर की पॉलिसी को इस वक्त नई दिल्ली में डिस्कस करते हैं। लिहाजा जम्मू की बात रखने के लिए तो वहां पर जाते। चलिए, यानी अब ये उसी वक्त पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी जब जम्मू का ये रुख करते हैं, कश्मीर का रुख करते हैं, और उस वक्त आम जनता को यहाँ पर समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनता हुआ नजर आया। लेकिन अब यहाँ आम जनता की नजरें टिकी हुई हैं कि कब ये सियासी दल जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं और किस तरह से जनता को संबोधित करेंगे, क्या कुछ बयानबाजी रहेगी, इसका इंतजार है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, कठुआ आपको लिए चलते हैं, क्योंकि आज कठुआ से भी बड़ा मामला देखने को मिला है। तस्करी का मामला एक बार फिर से यहां पर सामने आ गया है। जम्मू कश्मीर में अब पेट्रोल टैंकरों में पशु तस्करी होने लगी है और लखनपुर में पुलिस ने एक बड़ी कोशिश पर पानी फेर दिया है। पेट्रोल टैंकर में पंजाब से लाए जा रहे थे 13 मवेशी और तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि कठुआ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस तरह से पशु तस्करियां वहां पर की गई हो। इससे पहले भी कई बार पुलिस ने यहां भांडाफोड़ किया है इन लोगों का। लेकिन मुकम्मल तरीके से ये देखिए कि किस तरह से एक टैंकर का सहारा लेकर पेट्रोल टैंकर में पंजाब से ये 13 मवेशी लाए जा रहे थे। ये विजुअल्स दिखाइए जहां पर पेट्रोल टैंकर को किस तरह से दरवाजा उसका बनाकर उसमें ये सारे मवेशी भरे जाते हैं और फिर इनकी तस्करी की जाती है। 13 मवेशी थे जिन्हें यहां पुलिस ने छुड़ा लिया है। लखनपुर में पुलिस ने एक बड़ी कोशिश पर पानी फेर दिया है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहां पर पशु जो हैं वो तस्कर हो रहे थे, उन्हें यहां पर इनकी तस्करी कर रहे थे। और बहुत बड़ी बात यहां पर यह है कि जो लोग इस तरह से घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं उन पर नकेल किस तरह से पुलिस कस रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब पेट्रोल टैंकरों में फिर से पशु तस्करी के मामले सामने आ गए हैं। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, पहला मामला नहीं है जिला कठुआ में, लेकिन हर बार पुलिस को यहां पर सफलता हाथ लगी है। उसके बावजूद भी आज फिर से 13 मवेशी यहां पर पकड़े गए हैं। किस तरह से कार्यवाही पुलिस कर रही है अब? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लखनपुर में हर रोज हजारों की संख्या में जो वाहन है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हैं। किसी गाड़ी में किसी न किसी सामान की आड़ में तस्करी का प्रयास किया जाए, चाहे वो मवेशी तस्करी हो, चाहे वो तस्करी हो, चाहे उनकी तस्करी, इस तरह जो है समय किए जाते हैं। और आज तस्करात को लखनपुर पुलिस ने वहां पर विफल किया है। एक टैंकर की आड़ में जिसमें यह दर्शाया गया था कि इसमें तेल लदा हुआ है, जम्मू कश्मीर में तेल की सप्लाई हो रही है, उसकी आड़ में मवेशियों की बड़ी तस्करी यहाँ पर की जा रही थी, जिसको लखनपुर पुलिस ने यहाँ विफल करते हुए 13 मवेशियों को इन तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि समय समय पर इस तरह की तस्करी की वारदातें जो है ये यहाँ पर की जाती हैं। जरूरी सामान की आड़ में इस तरह की तस्करी की जाती है, चाहे सब्जी की आड़ में, चाहे फल की आड़ में, और चाहे आपने पिछले दिनों देखा कि किस प्रकार से एलपीजी की जो घरेलू गैस की गाड़ी है उसमें भी मवेशियों की तस्करी यहाँ पर की गई है। और आज कितनी क्रूरतापूर्ण तरीके से इन टैंकर में इन बेजुबानों को यहाँ पर तस्कर कर घाटी की ओर लेके जाया जा रहा था, लेकिन लखनपुर पुलिस ने यहाँ पर इस टैंकर को पकड़कर 13 मवेशियों को मुक्त करवा दिया है। लेकिन सरबजीत, बड़ी बात यह भी है कि पहले स्कॉर्पियो गाड़ियों में भी देखा गया था कि पशु तस्करी किस तरह से हुई। 207 गाड़ियों में तो बनता था, लेकिन अब तो टैंकर के अंदर आप देखिए किस तरह से दरवाजे को काट दिया गया है और कैसे पशुओं को उसके अंदर भरा गया था। जी बिल्कुल, इस तरह के प्रयास जो है तस्कर करते रहते हैं, तस्करी के तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जिस तरह से पहले भी चाहे सब्जी की गाड़ी में हो, चाहे भूसे की लदी की गाड़ी में हो, चाहे किसी फल की गाड़ी हो, चाहे वो किसी और सामान की आड़ में तस्करी हो रही हो, लेकिन तस्कर जो है नए नए तरीके याद करते हैं, नए नए तरीके से तस्करी करने का प्रयास करते हैं ताकि किसी तरह से वो अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। लेकिन समय समय पर पुलिस की जो है गश्त है, जो पुलिस के नाके हैं, उन पर पुलिस इन तस्करों पर पार पाती है, लेकिन फिर भी तस्कर जो है वो बाज नहीं आ रहे। हर बार प्रयास किया जाता है इस तरह की तस्करी की वारदातों को करने का। तस्करी के तार को खंगालने के लिए क्या कुछ काम कर रही है पुलिस? जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही हमारी एसएसपी कठुआ से बात हुई। उनका कहना है कि जो टैंकर जो है ये पंजाब से जम्मू कश्मीर में आया है, हालांकि इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से ये चला था, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, और कहाँ इसने ये पूरी खेत को पहुंचाना था उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके अलावा क्या इस टैंकर का नंबर ओरिजिनल है या फर्जी है उसकी भी जांच की जा रही है। और कहाँ से जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे कोई पूछताछ हुई है अभी तक या फिर फरार है? जी
बिल्कुल, जो एक तस्कर था, जो एक ड्राइवर जो है इस टैंकर का बताया जा रहा है, उसे लखनपुर पुलिस ने वहां दबोच लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है आखिर कितने बार वो पहले इस दफा से इस तरह की तस्करी का प्रयास कर चुका है और कहाँ इसने खेप पहुंचानी थी, कौन कौन लोग इसके मददगार हैं, इस सब जो जांच है वो अब पुलिस कर रही है। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल कठुआ पुलिस के साथ आप देखिए होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कठुआ पुलिस को एक बार फिर से सफलता हाथ लगी है। इससे पहले भी कई बार कठुआ पुलिस ने तस्करी के मामले का भांडाफोड़ कर दिया है, लेकिन अब यहां पर तस्करी करने वाले लोगों के तार खंगालना बहुत जरूरी है। पुलिस को इस पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है कि आखिर इन लोगों की जड़ें कहां तक हैं, कहां तक रूट्स हैं, उन लोगों पर अब नकेल कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जो कठुआ से सामने आया हो। इस तरह से और भी कई मामले सामने आए हैं। अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है। मुकम्मल तरीके से आपको बताते चले कि लगातार बड़ी खबर जो है वो जिला सांबा से ही निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सांबा जिला अस्पताल को डी नोटिफाई करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है और अस्पताल में मौजूदा समय में मात्र 2 कोरोना संक्रमित ही यहां पर भर्ती हैं। ओपीडी सेवा पूरी तरह से शुरू न होने से लोग परेशान हो गए हैं और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग यहां कोई जोखिम नहीं उठा रहा है। और आप ये भी समझिए कि प्रशासन की तरफ से कई बार यहां दावा पेश किया गया कि बहुत ही जल्द ओपीडी शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक लोगों को ओपीडी फराहम नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से जिला सांबा के लोग परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही जिला सांबा अस्पताल को डी नोटिफाई करने की अब मांग जोर पकड़ती जा रही है कि इस अस्पताल को डी नोटिफाई कर दिया जाए, क्योंकि अस्पताल के अंदर मौजूदा समय की अगर बात करें तो मात्र 2 कोरोना संक्रमित ही मरीज यहां पर भर्ती हैं। और उसके साथ ही ओपीडी को मांग की गई थी कि बहुत ही जल्द शुरू की जाए और लोग यहां पर मांग रख रहे थे कि बहुत ही ज्यादा जरूरत है ओपीडी की, लेकिन क्यों अभी तक शुरू नहीं की गई, आखिर प्रशासन क्यों इस पर जोखिम नहीं उठाना चाहता, यह बहुत बड़ा सवाल है। डिनोटिफाई करने की मांग यहां पर उठ रही है। इस वक्त हमारे संवाददाता सांबा से ही ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से ओपीडी की मांग भी लगातार उठती हुई नजर आई है, लेकिन अब डिनोटिफाई करने की भी मांग उठ गई है। देखिए, आपको बता दें कि जब हमने कुछ दिन पहले ये खबर दिखाई थी कि लगातार जो जिला सांबा के लोग हैं वो चाहते हैं कि जिस तरह से अब पेशेंट की तादाद काफी कम हुई है इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में, तो उसके बाद अभी इसे ओपीडी की सेवाओं को यहाँ पर बहाल होना चाहिए, इमरजेंसी की सेवा शुरू कर देनी चाहिए, सर्जरी की सेवा शुरू होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने आंशिक तौर पर यहाँ पर ओपीडी की सेवाओं को शुरू किया, यानी आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, आकर यहाँ पर कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन आज हमने सांबा अनुराधा गुप्ता जी से बात की और उनसे हमने ये कहा कि लगातार लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही थी, उसको लेकर प्रशासन कब तक इस हाल को डिनोटिफाई कर रहा है। उसने साफ तौर पर कहा कि जब तक संख्या पूरी तरह से शून्य नहीं हो जाती, हालांकि पर अभी 2 पेशेंट पूरे अस्पताल में भर्ती जो कि कोविड पॉजिटिव है, जो लगातार उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। तो डीसी मैडम ने साफ तौर पर कहा कि जब तक संख्या शून्य नहीं हो जाती तब तक इसे डिनोटिफाई करना मुश्किल है और अभी तक इसको डिनोटिफाई कंप्लीटली नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं बढ़ कम हो जाते हैं। आपने देखा 15 दिन पहले एक मामला रह चुका था, लेकिन उसके बाद मामले कभी हुए, कभी 2 हुए और अभी भी 2 मामले यहाँ पर है। तो मैडम का साफ तौर पर कहना है कि हम रिस्क नहीं ले सकते, जोखिम नहीं ले सकते, इसलिए अभी इसको डिनोटिफाई नहीं किया जा सकता। और जो ओपीडी की सेवा है वो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो जिला सांबा के जो लोग हैं वो ज्यादा अस्पताल है वहां पर रुक कर रहे हैं। जितनी भी कंसल्टेशन लेनी है आपने इमरजेंसी की सेवा अगर लेनी है तो वो वहां पर आपको जाना पड़ेगा, या दीगर और अस्पताल जो जिला के हैं वहां पर जाना पड़ेगा, या जम्मू का भी लोग रुक कर रहे हैं। ऋषि, क्या टेस्टिंग प्रक्रिया अभी भी हो रही है जिला सांबा के अंदर? देखिए, टेस्टिंग को लेकर मैं बात करूं तो टेस्टिंग अभी भी बड़े स्तर पर की जा रही है। मैं आपको पिछले 24 घंटे का डाटा आपको बताऊं तो लगभग 2200 के आसपास की टेस्टिंग की गई है पूरे जिला में, और जो पॉजिटिव मामलों की संख्या है वो नाम मात्र है, यानी 5 मामले पूरे जिला में रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को अब इसमें इंटरवीन बड़े स्तर पर करना होगा, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इसे यहाँ पर संख्या शून्य नहीं हो जाती तब तक रिस्क नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो दीगर 2 अस्पताल है जिनको पहले भी कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है, गढ़वाल का जो ट्रॉमा सेंटर है या फिर रामगढ़ का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तो लोग ये भी कहते हैं कि अगर 2 पेशेंट है तो उनको वहां पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। क्योंकि ऋषि, सवाल ही यही है कि 2 पेशेंट होना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, उन्हें कहीं और पर शिफ्ट किया जा सकता था और आम जनता को ये सहूलियत दी जा सकती थी, लेकिन उस पर भी प्रशासन यहाँ पर अगर मुहर नहीं लगा रहा है तो आखिर बहुत बड़ी वजह तो होगी। देखिए, इसके पीछे एक कारण मेरे को जो साफ तौर पर नजर आ रहा है वो ये है कि जिस तरह से जिला अस्पताल सांबा में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को इंस्टॉल किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि
जो लोग यहाँ पर रुक करते हैं, पेशेंट जिनको सैचुरेशन लेवल उनका जिनका काफी डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। किसी को लेकर ये रिस्क प्रशासन नहीं ले रहा कि अगर जो पेशेंट यहाँ पर है तो उनको सप्लाई जो वो ऑक्सीजन की मिलती रहे, क्योंकि अगर दूसरे अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया जाता है तो वहां पर मैनुअली तरीके से ऑक्सीजन दी जाएगी, यानी सिलेंडर पर उनको रखा जाएगा। तो सिलेंडर से कहीं रुकावट ना आ जाए, किसी तरह का कोई ऐसा कोई दिक्कत ना क्रिएट हो जाए, तो कई पेशेंट को अपनी यानी किसी का भी कोई जानी नुकसान ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से ये कदम यहाँ पर उठाया गया है, कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ इसी तरह का कदम जो प्रशासन ने उठाया है कि ताकि पेशेंट को किसी तरह की दिक्कत ना आए। पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसे वक्त पर ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि पेशेंट को कभी हाई फ्लो पर रखा जाता है, कभी नॉर्मल फ्लो पर रखा जाता है। तो ज्यादा तौर पर जो पेशेंट इस अस्पताल में आया, तो जिला सांबा के लोगों को अगर ओपीडी की जरूरत है तो वो विजयपुर जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो विजयपुर एक्सीडेंटल अस्पताल का रुख कर सकते हैं। वहां पर भी अभी आपको इमरजेंसी सेवा मिलेंगी, सर्जरी की सेवा मिलेंगी, और उसी के साथ साथ आपने अगर लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह करवाने हैं तो वो भी विजयपुर एक्सीडेंटल अस्पताल में होंगे। लेकिन इंतजार करना होगा जब तक प्रशासन इसे डी नोटिफाई। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पूर्ण रूप से शुरू नहीं होगा। फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से डी नोटिफाइड नहीं किया जा सकता है अस्पताल को, क्योंकि प्रशासन अभी ये जोखिम नहीं उठाना चाहता है, कोई भी जानी नुकसान ना हो उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन यहां पर काम कर रहा है। और मुकम्मल तरीके से ये समझिए कि जो ऑक्सीजन देने के लिए बात कही गई थी मरीजों को, वो पर्याप्त प्लांट यहां पर लगाया गया है। तो उन्हीं मरीजों को इसकी जरूरत है जो कोविड पेशेंट हैं, उन्हें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए यहां पर डी नोटिफाइड नहीं किया जा सकता है। और ओपीडी की सेवा आपके लिए विजयपुर में स्थापित की गई है, वहां पर आप सर्जरी का लाभ ले सकते हैं, ओपीडी का भी लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जिला राजौरी आपको लिए चलते हैं। जिला राजौरी से भी आज बड़ी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार राजौरी भी अब सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजौरी में 5 दिन पहले हुई निर्मम हत्या का 5वां आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। और युवक की हत्या की जांच में जुटी थी पुलिस, और पुलिस को अब यहां बड़ी सफलता हाथ लग गई है। 20 जून को मुरादपुर के पास ही यहां पर युवक की हत्या हुई थी और मामला सुलझाने के लिए सिट का गठन किया गया था। आपको समझाते चले, थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो आप ये समझिए कि 20 जून को एक युवक की हत्या होती है। संदिग्ध लोग वहां पर पहुंचते हैं, तेजधार हथियारों से उसकी पिटाई होती है और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन जख्मों के ताव न सहते हुए युवक की मौत हो जाती है। हत्या का मामला वहां पर डाला जाता है पुलिस की तरफ से, लेकिन लगातार आप देखिए कि किस तरह से एक 5वां आरोपी यहां पर फरार चल रहा था, जिसे आज राजौरी पुलिस ने पकड़ लिया है। एक बड़ी कामयाबी राजौरी पुलिस के हाथ लगी है और युवक की हत्या में जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई थी, जिसमें आज सफलता हासिल की है। 20 जून को यह पूरा मामला सामने आया था, जहां पर इस युवक की निर्मम हत्या की गई थी और मामला सुलझाने के लिए सिट का गठन किया गया था। और अब आप देखिए कि 5वां आरोपी भी किस तरह से पकड़ा गया है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से 20 जून को एक निर्मम हत्या यहां पर होती है, लेकिन बड़ी कामयाबी राजौरी पुलिस को हाथ लगी है। देखो जी, बिल्कुल लगातार पुलिस की तरफ से जिस तरह कार्रवाई लगातार पहले दिन से ही की जा रही थी, उसको देखते हुए पुलिस की तरफ से एक बड़ा कदम जरूर उठाया गया, जिसमें 5 के 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर दिया गया। हालांकि इस एफआईआर में सिर्फ 4 लोगों के नाम थे। उसके बाद जब 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद 5वां नाम भी इसमें इंटरव्यू है जो उनकी तरफ से बताया गया। इस तरह 5 लोगों को पुलिस ने अगर ये कहें कि 48 घंटे के अंदर अंदर ही पकड़ लिया है, बड़ी कामयाबी है। क्योंकि जब इस नौजवान का कत्ल हुआ तो उसके बाद राजौरी के हालात थोड़े से टेंस जरूर हुए थे, मगर यहाँ के लोगों ने अपना भाईचारा बना के रखा, जो राजौरी की एक रवायत रही है कि राजौरी में अमन भाईचारा हमेशा देखने को मिलता है, उसी को बहाल करते हुए रखा गया। और पुलिस की तरफ से फौरी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने नौजवान का कत्ल किया था। पूछताछ की गई है कि आखिर यहाँ पर ये हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? जी जी, अभी तक पुलिस की तरफ से, आज सुबह भी हमने पुलिस से बात करने की कोशिश की है, मगर पुलिस की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया। सिर्फ पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट निकाला गया जिसमें यह कहा गया कि 5 के 5 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और आगे इसकी तहकीकात चल रही है। इसमें अभी आगे कुछ आने वाले दिनों में मजीद अगर कुछ नया होगा वो भी सामने आया जाएगा, क्योंकि जिस तरह पुलिस की तरफ से पूरी एक्शन लिया गया, क्योंकि इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से कई टीमें बनाई गई थी, क्योंकि उस दिन से ये लोग फरार हो चुके थे। फरार होने के बाद पुलिस की जितनी टीमें बनी, अलग अलग जगह पे छापेमारी हुई, जिसमें ये लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और आने वाले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि इन लोगों नौजवान की हत्या की, यानी कि इस मंशा से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर संदिग्ध व्यक्ति वहां पर पहुंचते हैं और इस युवक की हत्या हो जाती है, लेकिन सवाल यहां पर यह था कि सिट का गठन तो किया गया, लेकिन आम जनता ने भी काफी रोष दिखाया था और बहुत ज्यादा एक प्रदर्शन की स्थिति वहां पर बन गई थी। क्या लगता है कि पुलिस उसकी वजह से ही ज्यादा हरकत में आई है और 48 घंटे में इस मामले को सुलझाया गया है?
जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर ये भी कहें क्योंकि हर मजहब के लोगों की तरफ से पुलिस पे दबाव पड़ा था उस वक्त कि इन लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसको देखते हुए पुलिस की तरफ से भी फौरी एक्शन में आई थी, क्योंकि उसी दिन पुलिस ने दर्जनों टीमें बना ली थी जो इनके लिए छापामारी का सिलसिला शुरू किया गया था। और पुलिस ने पहले दिन ही एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद चारों लोग जो फरार हो चुके थे उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी और चारों को उनको भी गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह इस वक्त इन लोगों को सबको गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह राजौरी का माहौल उस दिन था, क्योंकि उस दिन काफी लोगों में रोष देखने को मिल रहा था, लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि इनको फौरी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को फौरी गिरफ्तार। परिवार वालों ने मुआवजे की भी मांग की थी जमशेद, उसको लेकर कुछ काम किया गया प्रशासन की तरफ से? जी गुरु जी, इस पे भी आगे काम चल रहा है, क्योंकि ये इकलौता 3 बहनों का इकलौता भाई था और इसका बाप ही फालिज का पेशेंट है जो बेड पे पड़ा हुआ है। उसके बाद लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी इनको मुआवजा दिया जाए या इनके घर में से किसी एक बंदे को नौकरी दी जाए। उसके बाद प्रशासन की टीमें इन लोगों के घर जरूर पहुंची हैं, वादे जरूर इन लोगों से हुए हैं। कब ये वादे पूरे होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर प्रशासन की तरफ से इन लोगों के लिए जरूर वादे किए गए हैं, क्योंकि प्रशासन की टीमें इस शख्स के घर पहुंची थी। जिस तरह मैं पहले बता रहा हूँ कि इस शख्स के घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये इकलौता बेटा था माँ बाप का जो कमाने वाला था, क्योंकि इनके पास रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान है जिसमें ये 3 बहनें, इनका बाप और भाई रहते हैं और वालदा रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका बाप जो है वो भी बेड पे पड़ा हुआ, उसको पिछले 7 साल से घर में कमाने वाला कोई नहीं था, एकमात्र जो सहारा था वो भी छिन गया। और आप देखिए कि 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे अगर कहीं पर लोग हैं तो उनकी निशानदेही की जाए और उन्हें यहाँ पर मदद जो है वो भी की जाए, क्योंकि इस वक्त आपने देखा कि जमशेद मलिक लगातार हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से हालात जो है वो राजौरी के अंदर देखे गए। 20 जून को एक निर्मम हत्या कर दी जाती है, अब 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सेट का गठन किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह था कि आम लोगों में रोष देखा गया था। आम लोगों ने चेतावनी दे दी थी कि अगर जल्द से जल्द पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की, आरोपियों को नहीं पकड़ा, पूछताछ नहीं की गई, तो बहुत उग्र प्रदर्शन करने को ये लोग मजबूर हो जाएंगे। लेकिन लगातार आप देखिए कि राजौरी पुलिस हरकत में आती है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहां पर यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन गया है कि आखिर पता लगाने की कोशिश की जाए कि किस वजह से यहां पर यह निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।